इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। कागजों की तारीखों और इन पर दर्ज खुफिया अहकाम या तबसरों से जाहिर हो रहा था कि वो नरेश शर्मा की रवां सरगर्मियों से ताल्लुक रखते थे। खास बात यह थी कि इनमें से कोई तहरीर मेरे लिए काबिल फहम नहीं थी। जो कुछ लिखा हुआ था हिंदी में था या अंग्रेजी के मुहम्मल अल्फाज और फिक्रों पर मुश्तमिल था। शायद वो इन लोगों का दफ्तरी कोड था जिसे बाहर का आदमी आसानी से समझ नहीं सकता था। मैं पूरे इन्हिमाक से इन तहरीरों का जायजा लेता रहा। फिर अचानक ही चंद टाइप किए हुए कागज मेरे हाथ आ गए। वो 7 औराक थे। इनके मतन और तरतीब से जाहिर हो रहा था कि वो किसी किस्म की रिपोर्ट की नकल थे। इन 7 कागजों की पूरी इबारत मेरे लिए काबिल फहम नहीं थी, लेकिन बाज़ अल्फाज और फिक्रों से जाहिर हो रहा था कि वो कागजात पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के बारे में थे। कहा यह जाता था कि राह वालों ने पाकिस्तान के बारे में एक अलहदा और भरपूर विंग कायम किया हुआ था। पाकिस्तानी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी। अनिल बिस्वास इस विंग का सरबराह था। इस एतबार से नरेश शर्मा को भी इसी विंग से मुताल्लिक होना चाहिए था। इसके दराजों में नेपाल वगैरह के बारे में कागजात का मौजूद होना ताज्जुब खेज था। मुझे याद आया कि अनिल बिस्वास इस इमारत में हर रोज नहीं आता था, कभी कभी इधर का रुख करता था। शायद नरेश शर्मा ओहदे में उससे कम था, मगर अपनी जगह दहशत गर्दी का खसूसी माहिर था। यह मुमकिन था कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में होने वाली दहशत गर्दी की हर वारदात के ताने बाने वहीं तैयार किए जाते हों और वही तैयार करता हो और फिर इनके एक्शन प्लान मुतलका अफसरान को भिजवा देता हो। वो सब बातें बाद में भी सोची जा सकती थी। मैंने वो 7 कागजात तय करके अपनी जेब में रख लिए और बाकी पलंदा वापस दराजों में डाल दिया। मैं अपने काम से फारिग हो चुका था। नरेश शर्मा के दफ्तर में इसकी मेज और तिजोरी के सिवा कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस पर तबाह आजमाई की जा सके। वक्त गुजारी के लिए मैं इस कमरे से निकलकर राम बाबू के दफ्तर में गया। वहां रखी हुई बेवकत चीजों से छेड़छाड़ की और राहदारी में निकल गया। राहदारी अपने आखिरी सिरे तक बदस्तूर सुनसान पड़ी हुई थी। अपने जायजे से फारिग होकर मैं वापस लौटा तो यह देखकर हैरान रह गया कि 1.5 इंच मोटी फुलादी चादर से बना हुआ तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था। आबद अली पसीनों में नहाया हुआ गिरिबां के बटन खोले पंखे के नीचे खड़ा हुआ था। आज इस तिजोरी ने मेरा खून पी लिया। मेरे कदमों की आहट पर उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे के चारों कोनों पर 1 इंच मोटी सलाखें हैं जो लीवरों के जरिए ताले से जुड़ी हुई हैं। ताला बंद होने पर यह सलाखें गहरे सुराखों में बैठ जाती हैं। इन्हें निकालने में पसीने आ गए। ताला पिघलाया न गया होता तो शायद तुम ये काम आसानी से कर लेते। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने इंकिसार से जवाब दिया। यह बहुत जिद्दी और पुराना ताला था। सहरुखी चाबी वाले ताले बहुत मुश्किल से खुलते हैं। आबद अली डिसिप्लिन का आदमी था। उसने तिजोरी खोल ली थी, मगर मेरी वापसी से पहले किसी चीज को नहीं छेड़ा था। मैं उसे लेकर तिजोरी की तरफ बढ़ गया जो दूर से खासी भरी हुई नजर आ रही थी। नरेश शर्मा ने इस रोज दफ्तर छोड़ने से पहले पाकिस्तानी फाइलों के पलंदे पर काम किया था। फीते में कसी हुई वो 11 फाइलें वस्ती खाने में सबसे ऊपर रखी हुई थी। मैंने जाते ही वो बंडल पहचान कर आबिद के हवाले कर दिया। आबिद बेताबाना अंदाज में वो बंडल लेकर कालीन पर बैठ गया। वो अपनी आंखों से ग्रीन कोबरा फाइल देखना चाहता था। तिजोरी में नई और पुरानी फाइलों का एक अंबार जमा था, लेकिन ग्रीन कोबरा फाइल के बाद मेरी तरजीहात की फहरिस्त में वीडियो फिल्म सबसे ऊपर आ चुकी थी। जो कुछ हो चुका था उसे मिटाना मुमकिन नहीं था। मैंने हर एहतियात को बालाए ताक रखकर तिजोरी के कागजात बाहर निकालने शुरू कर दिए। फाइलों के अलावा तिजोरी में कई छोटे बड़े डिब्बे और मुतअद्दिद आलात भी नजर आ रहे थे। मैं किसी लिहाज के बगैर सामने आने वाली हर चीज बाहर निकालता और कालीन पर ढेर करता रहा। कालीन पर डालने से पहले मैं इस फाइल या चीज का सरसरी जायजा जरूर ले लेता था। यही है, बिल्कुल यही है। मेरे कानों में आबद अली की मुसरत से लबरेज आवाज आई, क्या मिल गया जो इतना खुश हो रहे हो? मैं दनिस्ता अनजान बन गया। मजर भाई, यही ग्रीन कोबरा फाइल है। वो GC के 2 हरफी कंप्यूटर प्रिंट वाली सफेद फाइल लेकर मेरे पास आ गया। बस ये तुम्हारी है, बकिया 10 फाइलों में भी बहुत अहम मवाद मिलेगा। अब मुझे अपने काम की चीज की तलाश है। तुम्हारे और नागर के दरमियान किसी फिल्म के बारे में बात हो रही थी। आबद ने झिझकते हुए पूछा। मेरी और रीना की फिल्म, मैंने इख्तिसार से कहा। यह बात बस अपनी जात तक महदूद रखना। खजाला भी ऐसी किसी फिल्म के वजूद से लाइल्म है। तुम फिक्र ना करो, भूल कर भी यह जिक्र मेरी जुबान पर नहीं आएगा। मैं इसे तुम्हारा कोई चकमा समझ रहा था। आदमी खता का पुतला है, मैंने अफसुर्दगी से कहा। कुछ देर के लिए मैं बहक गया था। वो लम्हे वीडियो के फीते पर कैद कर लिए गए। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। रीना जैसी लड़कियां तवाइफों से ज्यादा खतरनाक होती हैं।
ऐसे हरबों से लैस होकर अपने शिकार पर हमला आवर होती हैं कि वो इनके जाल में बेबस होकर रह जाता है। तुम्हारी जगह कोई जाहिद भी होता तो फंस गया होता। आबिद के अल्फाज में मेरे लिए दिलासा था। मैं फिर तिजोरी की तरफ मुतवज्जा हो गया। कालीन पर कागजात, फाइलों, डिब्बों और आलात का ढेर फैलकर नागर की लाश तक पहुंच रहा था। आबिद ने ग्रीन कोबरा फाइल का जायजा लेने के बाद 11 फाइलों को यकजाब बांधकर नरेश की मेज पर रख दिया था और नीचे बैठा इस अंबार का जायजा लेने में मसरूफ हो गया था जो मैंने लगाया था। मैं परवेज या अब्दुल्ला से बात कर लूं? बैठे बैठे उसने चौंक कर कहा। क्यों? मैंने उसकी तरफ मुड़कर पूछा। इनकी क्या जरूरत पेश आ गई? हमें अंदर आए 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। वो दोनों परेशान हो रहे होंगे, आबिद ने वजाहत की। मैंने सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी तो अपने ऑपरेटर्स पर इनमें से किसी से रब्ता करने की कोशिश करने लगा। आबिद की पहली कोशिश के जवाब में G3 की तरफ से जवाबी पैगाम आ गया। ऑल वेल, कुछ देर लगेगी, अपनी जगह तैयार और स्टैंड बाय रहो, ओवर एंड ऑल। अपने आदमियों को पैगाम देकर वो दोबारा नरेश शर्मा के बिखरे हुए रिकॉर्ड की तरफ मुतवज्जा हो गया। जैसे जैसे तिजोरी का शैतानी पेट खाली हो रहा था, मेरी मायूसी में इजाफा होता जा रहा था। अचानक आबिद ने कदरे ऊंची आवाज में नारा मारा, मिल गए। इस पुरस्रार और खौफ आवर माहौल में आबिद की वह इसरारी हरकत हैरान कुन थी। मेरे हाथ से एक डिब्बा छूट गया। हैरत है कि तुमने ये दोनों कागज नहीं देखे, ये तुम्हारे असल फिंगरप्रिंट्स हैं। आबिद अपने हाथ में थामे हुए 2 कागज मेरे पास ले आया। कागज शनासा थे, इन पर स्याही से 10 उंगलियों के निशान भी सब थे, लेकिन तहरीर मेरे लिए अजनबी थी। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही थे या आबिद किसी और के फिंगरप्रिंट से धोखा खा रहा था। किसी फाइल से नोचे हुए वो कागज मैंने उसके हाथों से ले लिए और इनका मवाजना अपनी उंगलियों के सिरों से करने लगा। वो बहुत मुश्किल काम था। आबिद ने मेरे तजब्जुब को भांप लिया और कहा, किसी वहम में ना पड़ो, दोनों कागजों पर देवनागरी रस्मुल खत में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ओह, तो तुम हिंदी भी पढ़ लेते हो? मैंने इत्मीनान का एक गहरा सांस लेकर जवाब दिया जो ताई तलब था। हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए यही रस्मुल खत इस्तेमाल होता है। एक फाइल में दूसरे कागजों के साथ मजीद 10-12 अफराद के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, मगर इनमें से कोई पाकिस्तानी नहीं है, ज्यादातर नेपाली है। नेपाली? मैंने हैरत से दुहराया। हो सके तो इनके कागज भी निकाल लो, हो सकता है कि तुम इस कौम की कोई मदद कर सको। राह वाले इन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान मालूम हो रहे हैं। मैंने नरेश की दराज से 7 कागज निकाले हैं, इनमें ज्यादातर नेपाल के बारे में है। नेपाल के बारे में यहाँ बहुत सी कहानियां गर्दिश में है। शाबरिंद्रा सख्त आदमी है, इसे जेर करने के लिए राह वाले उसके शाही महल में अपने आदमी पहुंचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। राजाओं और रानियों की बिन ब्याही बेटियां छुट्टियां मनाने के लिए आए दिन खट्टमंडू जाती रहती हैं। राह की शह पर भारत के सारे राजवाड़ों में दौड़ लगी हुई है कि वली अहद किसकी बेटी के जाल में फंसता है। मैंने मजीद कुछ सवाल नहीं किया। मेरे लिए नेपाल के मुस्तकबिल से ज्यादा अहम मसला अपनी वीडियो फिल्म का था जो मिल नहीं रही थी। मैंने अपने कदमों में से वो डिब्बा उठा लिया जो आबिद का गैर मुतवक्का नारा सुनकर मेरे हाथ से छूट गया था। वो डिब्बा बड़ा लेकिन वजन में खासा हल्का था। इसे खोलते ही मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। इस डिब्बे में वीडियो फिल्मों के केस्ट भरे हुए थे। मैं तिजोरी को भूलकर अपने फैलाए हुए ढेर से दूर हटाया। आबिद अली एक फाइल से नेपालियों के फिंगरप्रिंट्स निकाल रहा था। मैंने कुछ दूर बैठकर इन केस्टों का जायजा लेना शुरू कर दिया। वो केस्ट तरतीब और करीने से डिब्बे में लगे हुए थे, मगर ऊपरी की तार में हर केस्ट के डिब्बे के पुश्ते पर हिंदी में कुछ लिखा हुआ था। इनकी निशानदेही के लिए अंग्रेजी या किसी और जुबान का सहारा नहीं लिया गया था। मैं इस वक्त एक संगीन जाती मसले में उलझा हुआ था। मेरा जहन प्रागंदगी का शिकार था, मगर कदम कदम पर हिंदी जुबान के सामने अपनी बेबसी को महसूस करते हुए मेरे जहन में बेसाख्ता यह ख्याल आया कि पाकिस्तान में उर्दू को कौमी जुबान का दर्जा मिल जाने के बावजूद अहम सरकारी दफातर में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। हर दफ्तर का सारा रिकॉर्ड अंग्रेजी में रखा जाता था। अव्वल तो बेशतर सरकारी मुलाजमीन की अंग्रेजी नाकिस थी। कुछ नो आमूज ऐसे भी थे जो संगीन गलतियां करते थे और अपने साथियों की जालमाना मजाक का निशाना बनते थे। दोम ये कि इनमें से कोई अंग्रेजी से पीछा छुड़ाने का आरजूमंद नहीं था। वो बात बहुत मामूली और अहम थी। अगर पाकिस्तानी दफातर में भी कौमी जुबान राइज होती तो देवनागरी के आदि भारतीय सीक्रेट एजेंट पाकिस्तानी दफातर में अपनी मतलूबा दस्तावेजात तक रसाई में संगीन दुश्वारियां महसूस कर सकते थे। मैंने झुंझलाकर केस्टों का पूरा कार्टन कालीन पर उलट दिया। केस्टों की पुरशोर कड़कड़ाहट सुनकर आबिद ने सर उठाया और केस्टों पर निगाह पड़ते ही अपनी जगह छोड़कर मेरे पास आ गया। किसी एक पर भी अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा था। मैंने ढेर में से मजीद चंद केस्ट देकर कहा, यह काम मुझ पर छोड़ दो। उसने हंसते हुए कहा, जुबान के मुआमले में हिंदू बहुत मुतासिब हैं। मैंने सिगरेट सुलगाई और वो काम उसे सौंप कर उठ गया। चंद सानियों तक किसी दफ्तर में टहलने के बाद मैंने नरेश की कुर्सी संभाल ली। सरला के गेस्ट हाउस से रवाना होते हुए मुझे कतई अंदाजा नहीं था
कि नरेश के दफ्तर में हम इस बुरी तरह उलझ जाएंगे। यह अच्छा ही हुआ था कि सरला गजाला को अपने साथ लेकर कहीं और चली गई थी। वो गेस्ट हाउस में होती तो मेरी वापसी में ताखीर होने पर फिक्र और तशवीश से हल्कान हो जाती। थोड़ी देर बाद आबद ने वो केस तलाश कर लिया जिस पर हिंदी जुबान में मेरे और रीना के नाम के मुखफ़्फ़ तारीख के साथ दर्ज थे। आबद से वो केस लेकर मैं कुछ देर तक उलट पलट कर देखता रहा। मुझे रह रह कर कलक हो रहा था कि मैंने जज्बात के रूप में बहकर ऐसी संगीन गलती की थी कि दुश्मनों के पास मुझे ब्लैकमेल करने का ठोस मवाद आ गया था। अगर वो केस ना मिलता तो मैं ज़हनी तौर पर कभी पुरस्कून नहीं हो सकता था। मैंने जायजा लेने के बाद वो केस फाइलों के ढेर पर उछाल दिया। अभी तुम इसके लिए इतने मुस्तरिब हो रहे थे, अब इसे यहाँ क्यों छोड़ रहे हो? आबद ने हैरत से पूछा। यह इस कमरे की अमानत है, इसे यहीं रहना चाहिए। मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स वाले कागज भी फाड़ कर उसी तरफ उछाल दिए। आबद दोबारा केस्टों की देखभाल में मसरूफ हो गया था। यह सब गंद है, अब इसमें क्या तलाश कर रहे हो? मैंने बेचैनी से पूछा। पिछले दिनों एक वजीर यहाँ आए हुए थे जो खुली महफिलों में दिल खोल कर शराब पीते थे और फिर सरूर में आकर लड़कियों और औरतों से छेड़छाड़ करते थे। उसने नदामत आमेज लहजे में बताया। बाखबर हलकों में अफवाहें थीं कि राह वालों ने उनकी बाज रंगीन रातों की खुफिया फिल्म बंदी की है। आबिद की जुबान से वो जिक्र सुनते ही मेरे जहन में रोशनी का एक झमाका हुआ जिसमें उस दौर के एक शौकीन वजीर का तारीख नाम नुमाया था। जरूरी नहीं कि इस फिल्म पर वजीर का पूरा नाम लिखा हुआ हो, इसके फिल्म मुखफ़्फ़ के हिसाब से तलाश करो। मैंने उसे मशवरा दिया। किसी गेस्ट पर कोई नाम नहीं है, सब पर मुखफ़्फ़ हैं, लेकिन मुझे इस वजीर के पूरे नाम का इल्म नहीं है। बाज़ मुखफ़्फ़ 4 हरफी तक हैं। आबद ने बेचारगी से कहा। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वो फिल्म हमारे हाथ आनी चाहिए। क्या तुम उस शख्स के लिए ये फिल्म हासिल करना चाह रहे हो? मैंने संजीदगी से पूछा। हरगिज नहीं। आबद की आवाज़ तल्ख और हकारत अमेज हो गई। आईबी मुल्की सियासत में दखल नहीं देती। हम सियासतदानों से दूर रहते हैं। मुझे उससे नहीं अपने मुल्क से हमदर्दी है। शायद ये फिल्म देखकर वो आइंदा के लिए आवारगी से तौबा कर ले। बिला वजह अपना वक्त बर्बाद न करो, वो ताइब होने वालों में से नहीं है। अगले दौरे तक इस फिल्म को भूल जाएगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, आबद ने तलखी से कहा। वैसे भी उसे हर शाम दौरे पड़ते हैं, शराब के दौरे। मैं नहीं चाहता कि इसकी फिल्म यहाँ रहे। 50 से ज्यादा केस्टों को साथ ले जाना मुमकिन नहीं है। मैंने नरेश की कुर्सी छोड़ दी और नरमी से कहा, ये सारे केस इस ढेर में डाल दो। उसने उलझन अमेज नजरों से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कुछ और करना चाह रहे हो? यह नागर की चिता है जो नरेश की तिजोरी का पेट खाली करके तैयार की गई है। जाते हुए हम इसे आग लगा देंगे। इस आग में सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। बची हुई राख रावालों की किसी काम नहीं आ सकेगी। तुम ठीक कह रहे हो, उसने मुतअद्दिद केस उठाते हुए कहा। हर सुराग मिटा देने का यही एक रास्ता बाकी रह गया है। हमने वहां से ज्यादा रिकॉर्ड साथ नहीं लिया। आबद और उसके बड़ों के लिए ग्रीन कोबरा फाइल बहुत ज्यादा अहम थी। हमें इसके साथ पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली मजीद 10 फाइलें मिल गई थी। 2 फाइलें भारत और CIA के बाहिमी ताल्लुक के बारे में थी। मैंने नागर के खून में लथड़े हुए बेजान चेहरे पर नजर डाली। पेशानी के जर्ब, आग और जहर के मिले जुले असरात के बाद शायद कुछ सर्जन ये सुराग नहीं लगा सकता था कि इसकी मौत किस वजह से वाक़ई हुई थी। पंखे की आवाज से उड़ने वाले बाज कागज नागर की लाश पर आ गए थे। मैं चंद सानियों तक इबरत का वो मंजर देखता रहा। बड़े कार्टन में से बरामद होने वाले तमाम केस्ट कागजात और फाइलों के ढेर पर डालने के बाद आबद तेजी से अपने थैले की तरफ मुतवज्जा हो गया। ठहरो, तुम इसमें क्या तलाश कर रहे हो? मैंने उसे टोक दिया। हम कोई दस्ती बम इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 छोटे आतिशगीर बम तिजोरी और इस ढेर में छुपा दो। आबद ने मुल्तजई अंदाज में कहा। कागजों को तुम बेशक आग लगा दो। हरारत पाकर ये दोनों बम कुछ देर बाद हल्की सी आवाज के साथ खुद फट जाएंगे और हर तरफ आग फैल जाएगी। मैंने सर की जुम्बिश से उसकी तजवीज़ मंजूर कर ली। इस ढेर में मौजूद हर चीज़ को जलाकर राख कर देने के लिए आतिशजनी का वो मुतबादिल और मुअस्सर तरीका हमारे लिए सूदमंद था। चंद सानियों में आबद ने अपने थैले में से 2 छोटे बेजवी गोले निकाल लिए। एक गोला तिजोरी के निचले खाने में रख दिया गया, दूसरा फाइलों के ढेर में दबा दिया गया। इससे जरा दूर नागर की लाश मसनूई रेशे से बने हुए फर्शी कालीन पर पड़ी हुई थी। कालीन का हर रेशा आग के लिए बहुत ज्यादा पुरकशिश था। मैं पहली फुर्सत में बीम गन अपनी जेब में डाल चुका था। आबद ने भी अपना रिवाल्वर कालीन पर से उठा लिया। उसने आखिरी बार कमरे का जायजा लिया और नागर का बड़े बोर का पिस्तौल मैगजीन समेत अपने थैले में रख लिया और पंखे का स्विच ऑफ कर दिया। आबद और उसके आदमी दुश्मन की सरजमीन पर अपनी बका और अपने मुल्क के तहफ्फुज की जंग लड़ रहे थे, जिसमें इनके लिए हर आतिशी हथियार बहुत बेशकीमत था। आबद ने शोल्डर स्ट्रेप के जरिए बैग कंधे पर लादा। मैंने दिया सिलाई जलाई।
उससे एक कागज को आग दिखाई और फिर तेजी से जलता हुआ वो कागज फाइलों वगैरह के अंबार पर डाल दिया। देखते ही देखते दूसरे कागजों ने भी आग पकड़ ली। हम कमरे का बल्ब बुझाए बगैर बाहर निकल आए। सारी फाइलें आबिद के कब्जे में थीं। नागरिक बगोले की तरह हमारे इस मिशन में दखल अंदाज हुआ था। उसने आते ही सब कुछ दरहम बरहम करके रख दिया था, लेकिन आखिरकार वो एक कुत्ते की सी मौत मारा गया था। अमारत का चौकीदार शायद छत के कमरे में पड़ा बेखबर सो रहा था। हमारी वापसी की राह रोकने वाला कोई नहीं था। अमारत में दाखिल होते हुए हम मोहतात और मुतफक्किर थे, लेकिन वापसी में कोई खतरा नहीं था। हम पंजों के बल तकरीबन दौड़ते हुए सदर दरवाजे तक पहुंचे। बुलेट किराया और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गए। इस वक्त बरामदा बिल्कुल तारीक था। परवेज और अब्दुल्ला ने मौका पाकर वहां जलने वाला बल्ब तोड़ दिया था। हमारी दोनों गाड़ियां सिपाहियों के कमरे के पीछे मौजूद थीं। परवेज ने तारीकी में से हल्की सी शिशकारी दी। अब तेजी से उसी तरफ हो लिया। दोनों सिपाही गहरी नींद में मदहोश हैं। परवेज ने तारीकी में से नमूदार होकर बताया, अमारत के दूसरे पहलू पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसे भूल जाओ और यहां से निकल चलो। आबिद ने तेजी से सरगोशी में हदायत की और अपने कंधे से लटका हुआ हथियारों का थैला उसे थमा दिया। फाइलों के साथ कागज वगैरह गाड़ी में डालकर आबिद ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और चंद सानियों बाद हम उसी तरतीब में वहां से रवाना हो गए जिस तरतीब में सरला के गेस्ट हाउस से वहां पहुंचे थे। कच्चे मैदान से सड़क पर जाते हुए मैंने देखा कि इमारत के आखिरी सिरे वाले कमरे की खिड़की के बंद शीशों के पीछे दबे दबे शोलों की सुर्खी लपक रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे दूर लगी हुई आग का इनिकास इन शीशों पर पड़ रहा हो। शायद दूसरी तरफ खड़ी हुई गाड़ी नागर की होगी। चंसानियों की गंभीर खामोशी के बाद आबिद ने सकूत तोड़ा। यह हमारी खुशकिस्मती है जो उसे यहाँ खींच लाई। ड्रावालों को सही सूरत समझने में अब काफी वक्त लगेगा, मैंने सुकून से जवाब दिया। यह बात तुमने उसे मारने के बाद भी कही थी। मेरा अंदाजा है कि इसकी मौत से मामला और ज्यादा संगीन हो जाएगा। मैं धीरे से हंस पड़ा। यह गलतफहमी अपने जहन से निकाल दो। इमारत के चौकीदार से लेकर अनिल बिस्वास तक किसी को इल्म नहीं कि वो नरेश के दफ्तर आया था। किसी छोटे बड़े को एतमाद में लिए बगैर मुहिम जोई पर निकल पड़ना इसीलिए खतरनाक होता है। ये उसकी गलती थी, लेकिन वो राग का काबिल एतमाद और पुराना आदमी है नहीं बल्कि था। मैंने उसकी तस्दीक की। यही बात हर एक को उलझाती की। उसे किसी चोर की तरह इमारत में दाखिल होने की क्या जरूरत थी। यह बात कभी सामने नहीं आ सकेगी कि वो जनाना वाशरूम के रोशनदान से इमारत में कूदा था। सदर दरवाजे का गला हुआ दरवाजा इसकी आमद के रास्ते की निशानदेही करेगा। इब्तिदाई तौर पर यह समझा जाएगा कि सिपाहियों को भी उसी ने बेहोश किया था, मगर उसे यह सब करने की क्या जरूरत थी। उसके बड़े उसे जानते हैं, वो ये सवाल जरूर उठाएंगे। किसी के जानने से हकायक नहीं बदल सकते। मैंने उसकी उलझन से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, अभी तुम्हें सोचने का वक्त नहीं मिला। मैं इस इम्कान पर मुसलसल सोचता रहा हूं। नरेश के दफ्तर में नागर की सोख्ता लाश की मौजूदगी राह को हिला कर रख देगी। मैं बहुत परेशान और उलझा हुआ हूं। जरा मुझे भी समझा दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या खाका बन रहा है। नागर राह से मुनहरिफ हो चुका था। किसी ने उसे खरीद लिया था और वो बहुत कामयाबी से अपने दोहरे किरदार को छुपाकर अपने अफसरों को डबल क्रॉस कर रहा था। यह हकीकत नहीं, तुम्हारा कयास है। आबिद ने ताईद तलब लहजे में कहा, मेरा कयास भी नहीं है, यह वो कहानी है जो कल सुबह तैयार होगी। नागर के खरीदार राह के अहम तरीन रिकॉर्ड तक रसाई चाहते थे जो नरेश के दफ्तर की तिजोरी में महफूज था। आज रात मौका पाकर नागर उन्हें अपने दफ्तर की तरफ ले आया। उसकी निगरानी में सिपाहियों को बेहोश किया गया, ताले काटे गए और दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो गया। इन लोगों की कामयाबी बेदाग थी। नागर इनके खिलाफ अकलौता गवाह था। उसे जिंदा छोड़ने की सूरत में इन खरीदारों को अपने वादे के मुताबिक उसे भारी मुआवजा भी अदा करना पड़ता। उसे मारकर वो हर गवाही से निजात हासिल कर सकते थे। इनकी बड़ी रकम भी बच जाती। नागर की मदद से नरेश के दफ्तर में अपना काम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने नागर को मार दिया। सूरत हाल को पेचीदा बनाने के लिए दफ्तर में आग लगाई और खामोशी से फरार हो गए। बहुत लर्जा खेज और जानदार कहानी है। सब कड़ियां आपस में मरबूत नजर आती हैं। उसने तारीफी लहजे में कहा, यह इब्तिदाई नजरिया होगा। वो इसी समत में अपना काम शुरू करेंगे। इसके बाद जो होगा वो होता रहेगा। यहाँ की सियासी फिजा में सारा इल्जाम पाकिस्तान पर आएगा। आबिद को ख्याल आ गया। अनिल विश्वास कह चुका है कि उसे भारत में सरगर्म पाकिस्तानी एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ मालूम है। वो पाकिस्तानियों या चीनियों पर शुबा कर सकते हैं, मगर कोई इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। इनका एक अहम आदमी मुनहरिफ हो रहा था। खरीदार उसका सौदा कर रहे थे और भारत की तमाम एजेंसियां सोई हुई थीं। किसी को पता नहीं चला कि नागर ने पैसे के लालच में सब कुछ दाव पर लगाने का फैसला कर लिया है। तुम बहुत दूर तक देख लेने की सलाहियत रखते हो। तुम्हारे साथ काम करते हुए मैं अपने अंदर एक नया एतमाद पैदा होता हुआ महसूस कर रहा हूँ।
तुम्हारे वो गुमनाम साथी जो भारतीय एजेंसियों की नजरों में आए हुए हैं किसी हद तक दबाव में आ जाएंगे, लेकिन इन पर भी हाथ नहीं डाला जा सकेगा क्योंकि इनकी नकलो हरकत पर भारतीयों ने पहले से नजर रखी हुई है, मैंने बताया। और हम तीनों का गिरफ्त में आना बदकिस्मती के सिवा कुछ नहीं होगा। उसने मेरी बात आगे बढ़ाई। हमने अभी तक खुद को बहुत कामयाबी से छुपाया हुआ है क्योंकि हम गैर जरूरी तौर पर सामने आने और हाथ पैर चलाने से गुरेज करते हैं। प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन ऐसी शानदार कामयाबी मेरे वहमों गुमान में भी नहीं थी। मैंने अपने दिल की बात आबद से कह डाली। नागर ने नागहानी तौर पर दरमियान में कूद कर हम सब के लिए मुतअद्दिद आसानियां फराहम कर दी। राह के दफातर में कई दिनों तक सफ़े मातम बिछी रहेगी। राजा सी मजबूत एजेंसी के एक पुराने अफसर की गद्दारी मामूली बात नहीं समझी जा सकती। जब तक कोई सिरा इनके हाथ आएगा तुम पाकिस्तान वापस जा चुके होगे।